गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति हमने देख ली थी। लॉर्ड कर्जन ने किस प्रकार से भारत में आकर तीव्र गति से पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। काफी सारे भारतीय जो थे उनकी कूटनीति को समझ चुके थे कि भाई ये तो जो प्राथमिक शिक्षा है उसी पर ही जोर दे रहे हैं जो कि सभी भारतीयों को मिलनी चाहिए, लेकिन जो उच्च शिक्षा है, जो वास्तविक शिक्षा जहाँ से शुरू होती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक जो कुछ एक वर्ग को या फिर कुछ एक व्यक्तियों को ही चुना था कि भाई ये उनको ही शिक्षा मिलेगी। तो इस वजह से जो भारतीय थे वो इस नीति को नापसंद कर रहे थे, इतनी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे थे। लेकिन फिर भी लॉर्ड कर्जन जो है अपनी नीतियों को बनाए रखा और अपने आप को बनाए रखा और अपनी नीतियों के अनुसरण ही कार्य करने लगा। तो हमने जो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी, किस प्रकार से भारत आया, कब से उन्होंने कार्य करना आरंभ किया, ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली थी। अब है कि लॉर्ड कर्जन की भारतीय शिक्षा के विकास में लॉर्ड कर्जन के देन और प्रयास। भारतीय शिक्षा के प्रयास में लॉर्ड कर्जन की देन और प्रयास कि भारतीय शिक्षा के प्रयासों में, ठीक है, या भारतीय शिक्षा को और अधिक ऊंचा उठाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने कौन कौन से प्रयास किए, कौन कौन से उन्होंने अपने योगदान दिए, किस प्रकार से कार्य किया, ये सारी की सारी चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लॉर्ड कर्जन से संबंधित आपकी शिक्षा नीति आज पूरी हो जाए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कौन सा कार्य किया कि विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन तथा उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में कार्य किया। जो विश्वविद्यालय थे ना, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्गठन किया, फिर से उनको सही सलामत बनाए या सही सलामत उनकी व्यवस्था की और उच्च शिक्षा को ऊंचा उठाने के लिए कार्य किए। अब इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? तो लॉर्ड कर्जन ने अपने शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय में सुधार पर सबसे पहले ध्यान दिया, ठीक है, और सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच करने को कहा। लॉर्ड कर्जन की सबसे पहले जो देन और प्रयास थे, उन्होंने सबसे पहले जो कार्य किया वो है विश्वविद्यालय को पुनर्गठित किया, इनकी वापस से जांच कराई और उच्च शिक्षा में वापस से इन्होंने विकास करना प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कौन से कार्य किए? 1902 में उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यों को फिर से जांच के लिए भेजा, यानी कि यह आदेश दिए गए कि भाई विश्वविद्यालय की जांच की जाए बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसमें कि विश्वविद्यालय में सुधार हो सके और शिक्षा और अधिक विकास रूप में लोगों को मिल सके। इसके बाद में क्या चीजें हुई? इसके बाद में 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया, जिसके अनुसार, ठीक है, इन्होंने क्या किया 1904 में, ठीक है, इन्होंने भारतीयों की कोई चिंता थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, भारतीय विश्वविद्यालय नाम रखा ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए, भारतीय विश्वविद्यालय, ऐसे ही इन्होंने नाम नहीं रखा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था इसमें। और इन्होंने एक अधिनियम बनाया शिक्षा के तहत। अब उस अधिनियम में कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? तो उसमें थे कि विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र अधिक व्यापक कर दिया गया, क्योंकि वे अब परीक्षा लेने के साथ शिक्षण कार्य भी कर सकते थे। तो विश्वविद्यालय का जो कार्य क्षेत्र था उसको और अधिक व्यापक कर दिया। व्यापक क्यों कर दिया? क्योंकि पहले तो विश्वविद्यालय जो थे वो सिर्फ परीक्षाएं लेते थे, एग्जाम करवाते थे, लेकिन अब वो पढ़ाई भी कराएंगे, इसलिए विश्वविद्यालय के क्षेत्र को व्यापक कर दिया, बड़ा कर दिया।
सीनेट विश्व की कार्यकारिणी सभा, सीनेट जो है वो है विश्व की कार्यकारिणी सभा के सदस्य की संख्या कम से कम 50 से अधिक 100 कर दी गई। ठीक है, जो सीनेट है, जो विश्व कार्यकारिणी सभा है, उसके सदस्यों की संख्या कम से कम 50, यानी उसके कम से कम तो 50 सदस्य होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 100 सदस्य होने चाहिए, ना तो 50 से कम ना 100 से अधिक सदस्य होने चाहिए। सीनेट विश्व कार्यकारिणी सभा की इन्होंने इतनी सदस्यों की बहुलता कर दी। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास के विश्वविद्यालयों में सीनेट के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 20 और अन्य विश्वविद्यालयों में 15 से अधिक न होगी। मुंबई और कलकत्ता और मद्रास, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों से जो भी विश्वविद्यालय हैं, इन तीनों में उन सबकी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। 20 सदस्य लिए जाएंगे। और इनके अलावा जो भी विश्वविद्यालय है उन सब में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 15 सदस्यों की संख्या होगी। इसके बाद में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता चाहने वाले महाविद्यालय के लिए नियम कठोर बना दिए जाएंगे, यानी कि जो भी महाविद्यालय जो भी भाई अपने स्तर पर खोलना चाहते हैं वो अगर विश्वविद्यालय से मतलब अनुमति लेंगे कि भाई हम आपके विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोई महाविद्यालय खोलना चाहते हैं, तो उसकी जो भी अनुमति लेने की जो भी तरीका था, प्रोसेस था, उसको बहुत अधिक कठिन बना दिया था, टफ बना दिया था। प्रत्येक विश्वविद्यालय का क्षेत्र अधिकार निश्चित कर दिया था। जो विश्वविद्यालय थे उन सभी का जो क्षेत्र था, जो भी स्पेस था, उन सबको निश्चित कर दिया कि भाई अगर आबूरोड में कोई विश्वविद्यालय है तो वो सिरोही क्षेत्र तक ही कार्य करेगा। उदयपुर का कोई विश्वविद्यालय है तो उदयपुर क्षेत्र तक ही कार्य करेगा। ऐसे क्षेत्र उन्होंने उस समय निर्धारित कर दिए थे। उसके बाद में विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने से विश्वविद्यालय का संचालन पहले ही अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से होने लगा तथा उन महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया जो शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाए रखने में असमर्थ हो गए थे। 1904 के बाद में विश्वविद्यालयों में शिक्षा के एक नए आयाम जागृत हुए। विश्वविद्यालय को बहुत अधिक मान्यता दी गई कि भाई इसमें शिक्षा बहुत अच्छी होती है और अच्छी होने भी लगी। और जो महाविद्यालय थे ना, जो कॉलेजेस थे जो कि शिक्षा देने में असमर्थ हो गए या फिर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में असमर्थ हो गए, उन सभी को बंद कर दिया गया। फिर है माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि। माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक वृद्धि। माध्यमिक शिक्षा में भी उसके गुणों में वृद्धि की गई। माध्यमिक शिक्षा में भी बहुत सारे नए चीजें अपनाई गई। कौन कौन सी चीजें अपनाई गई? कि भाई माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण, सबसे पहले तो माध्यमिक शिक्षा पर नियंत्रण रखा गया। कैसे रखा गया? कि शिक्षा विभाग द्वारा अब केवल उन विद्यालयों को मान्यता दी जा सकती है जिनकी स्थापना उस स्थान पर हो जहां उनकी मांग हो और विश्वविद्यालय में छात्रों के स्वास्थ्य, मनोरंजन, अनुशासन की व्यवस्था हो। मतलब जहाँ पर लोग सच में शिक्षा चाहते हैं, जैसे कि आबूरोड में शिक्षा की मांग उठ रही है, यहाँ पर शिक्षा पढ़ने, यहाँ पर के लोग पढ़ना चाहते हैं, यहाँ के लोग नई संस्कृति को सीखना चाहते हैं, तो वहीं पर ही भाई उच्च शिक्षा दी जाए, माध्यमिक शिक्षा खोली जाए। जहाँ पर लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो वहाँ पर फालतू का पैसा नहीं डालना, ऐसा ये चाहते थे। और जहाँ पर मनोरंजन भी हो, शिक्षा भी हो, और जो माध्यमिक विद्यालय में अनुशासन भी हो, ये लोग ऐसी शिक्षा चाहते थे। फिर है विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले माध्यमिक विद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब जो माध्यमिक विद्यालय थे ना, जो कि माध्यमिक शिक्षा देते थे, अब उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया कि इनको विश्वविद्यालय से मान्यता लेनी ही पड़ेगी। और विश्वविद्यालय मान्यता नहीं देगा तो ये कॉलेजेस या विद्यालय नहीं चला सकते। माध्यमिक विद्यालयों का गुणात्मक विकास। ठीक है, जिला स्तर पर एक आदर्श राजकीय विद्यालय की स्थापना की जाए तथा अन्य संस्थाएं उसका अनुसरण करें। एक जिला स्तर पर एक विद्यालय खोला जाए, ठीक है, और बाकी सारे आसपास के जो भी विद्यालय है वो उसके अनुसरण करें, यानी जो वो विद्यालय खोलेगा, जो जिला स्तर पर खोला जाएगा, वो ही सारे के सारे चीजें कार्य होगी। माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षण शिक्षकों की संख्या तथा कार्य क्षमता में वृद्धि की जाए। मिडिल स्कूल के क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। जो मिडिल स्कूल है उनको
क्षेत्रीय भारतीय शिक्षा के रूप में उसमें शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारतीयों की जो भी भाषा है, और जो स्कूलों में जो शिक्षक है ना वो प्रशिक्षण या जो ट्रेनिंग कर चुके हैं उनको ही स्थान दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो कि लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति को पूरा करती है। अब इससे संबंधित जो भी हमारी आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे।